देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने चार्ज के बारे में समझा था और चार्ज हम लोगों को समझ में आया था। तो हमने चार्ज से जुड़ी कुछ बेसिक नॉलेज पता की। और चार्ज सदैव किसके रूप में आता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। चार्ज कभी अकेला उत्पन्न हो सकता है? नहीं। चार्ज प्राप्त करने का एक तरीका हमारे पास क्या था? घर्षण। ठीक है ना। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव और किसी वस्तु पर नेट चार्ज क्या होता है? जीरो। मतलब चार्ज आपने उत्पन्न किया है? चार्ज ना तो हमने उत्पन्न किया और ना ही हम नष्ट कर सकते हैं। चार्ज प्रकृति दे रखी है। कौन दे रखी है? प्रकृति दे रखी है। उसने हर बॉडी को बराबर बराबर चार्ज दे रखा है। अगर किसी को 4 पॉजिटिव दिए तो 4 ही नेगेटिव दिए। इसका मतलब ये है कि हर बॉडी पर, हर सबस्टेंस पर नेट चार्ज सदैव क्या रहता है? जीरो रहता है। हमने शुरू में देखा था कि जैसे ये हमारे पास कोई बॉडी है, तो अगर इस बॉडी के पास 4 पॉजिटिव हैं तो 4 ही क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। उधर केमिस्ट्री वालों ने इनका नाम क्या रख दिया था? प्रोटॉन। ठीक है ना। इसका नाम क्या रख दिया था? इलेक्ट्रॉन रख दिया था। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। चलने का काम कौन करता है? तो किन्हीं भी 2 बॉडी को अगर हम उठाएं तो उन बॉडी पर सदैव नेट चार्ज क्या मिलता है? जीरो मिलता है। ये इलेक्ट्रॉन होता है अपना और ये प्रोटॉन होता है। अब इन बॉडी को जब हम एक दूसरे से रफ करते हैं, तो रफ करते हैं मतलब घर्षण करते हैं। और घर्षण करने पर क्या घर्षण बल लगता है? जब घर्षण बल लगता है, जब किसी भी बॉडी पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी क्या करती है? मूव करना स्टार्ट कर देती है, चलना स्टार्ट कर देती है। अब जैसे ही मैं बोलूँ इस पर चार्ज है, तो आप क्या कहेंगे? है। लेकिन नेट कितना है? इस बॉडी पर चार्ज है तो नेट कितना है? जब हमने इनको रफ किया तो घर्षण बल लगा। घर्षण बल के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर गया? मूव कर गया और यहाँ पर पहुँच गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर गया तो शुरू में तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ही प्रोटॉन थे। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो मान किसका? प्लस का 1 ज्यादा हो गया। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पहुंचा तो यहाँ पर किसका ज्यादा हो गया? माइनस का 1 ज्यादा हो गया। बात समझ में आ रही थी? उसमें प्लस का 1 ज्यादा हो गया, इसमें माइनस का 1 ज्यादा। अगर यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाते तो यहाँ पर प्लस का 2 बढ़ जाता, यहाँ पर माइनस का 2 बढ़ जाता। बात समझ में आ रही? क्लियर हो रहे हैं? तो आप देखिए चार्ज कहाँ अकेला उत्पन्न हो रहा है? चार्ज हमेशा जोड़ी में उत्पन्न होता है, पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ। और उधर केमिस्ट्री वालों ने भी यही बताया कि किसी भी एटम स्ट्रक्चर के बारे में जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि किसी भी एटम पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। अर्थात उस पर नेट चार्ज हमेशा शून्य रहता है। इसीलिए बोला गया परमाणु उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। उस पर कोई चार्ज नहीं। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से जब हम रफ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या डॉट 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 एन, जहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा या 2 या 3 या 4 या 50, मतलब पूरे नंबर में जाएगा। कभी भी 1.2 इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता। मतलब हम आवेश को बांट नहीं सकते हैं। इस गुण को ही कहते हैं हम आवेश का क्वांटीकरण। अर्थात चार्ज को हम लोग किससे शो करते हैं? क्यू से। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज आता है वो या तो 1 ही आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएंगे या फिर डॉट 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 एन। यहाँ से हमारा एक सूत्र बन के आया था Q बराबर प्लस माइनस एन, जहाँ एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इलेक्ट्रॉन ये कैसा है? मूल आवेश है। ये चार्ज कौन दे रखा? प्रकृति। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ऐसा कूलाम ने अपने प्रयोगों द्वारा बताया। कल हमने सारी बातें ये लिखी। तो अभी तक हमारे पास वस्तु को चार्ज करने का केवल एक मेथड था, वो था घर्षण। आज हम चार्ज करने के और भी मेथड पढ़ेंगे। 2-1 मेथड और भी हैं जिन्हें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको समझ में आए कि चार्ज केवल घर्षण से ही नहीं बल्कि और भी तरीकों से वस्तु पर लाया जा सकता है। ठीक है? तो हमने तो केवल अभी ये घर्षण मेथड ही समझा। आज हम लोग चार्ज करने के कुछ अन्य मेथड समझेंगे। बात समझ में आई? तो आज हम लोग देखते हैं कुछ अन्य मेथड चार्ज करने के। ठीक है, चलिए आते हैं। कितनी बात समझ में आ रही है?
क्लियर हो रहे हैं? अच्छा, एक बात और आपसे पूछनी थी हमें, आपको ही बताना, ठीक है? बात पूछनी थी, जैसे कहीं पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखे हैं या नेगेटिव नेगेटिव रखे हैं, तो इनके बीच कैसा फोर्स कार्य करेगा? मतलब ये एक दूसरे को लायक नहीं करते हैं, ये कैसे चार्ज होते हैं? अनलायक चार्ज होते हैं। और कहीं अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो लायक चार्ज होते हैं। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है यहाँ पर? ठीक। आज हम लोग देखिए चार्जिंग की एक और मेथड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? और वो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड। कौन सा? इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड ये क्या होता है? आइए समझते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन, से हिंदी में कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन ये क्या है? आइए देखते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो गोले, ठीक है? मैंने लेट किया, फिजिक्स में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? ये माना से ही हमारा सारा काम बनता है। हमें कुछ भी ना पता हो मान लेते, तो हमने मान लिया हमारे पास दो गोले हैं जो एक स्टैंड पे कसे हुए हैं, ये देखिए मैंने कस के दिखा दिया आपको, और वो परस्पर संपर्क में रखे हैं, एक दूसरे के कहाँ रखे हैं? संपर्क में रखे हैं। भले ही मैंने यहाँ पर टच करके नहीं दिखाया, लेकिन ये जानिए कि ये दोनों एक दूसरे से सटे हुए रखे हैं, चिपके हुए रखे हैं, ठीक है? अभी अगर मैं बात करूं कि इस पर नेट चार्ज क्या होगा, इस पर भी नेट चार्ज क्या होगा, क्योंकि आप जानते हो प्रकृति में किसी भी बॉडी पर, किसी भी सबस्टेंस पर नेट चार्ज सदैव शून्य होता है। उसका मतलब क्यों होगा? क्योंकि इसके पास जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही निगेटिव होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतना ही। ये मैंने मान लिया हमारा चित्र ए है। अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट चित्र में जरा देखिए ध्यान से, ये दोनों गोले संपर्क में रखे हैं, आपको पता है। नेक्स्ट चित्र में मैं क्या किया, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, एक ऐसी छड़ लाई जिसके पास पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है ना? हम इन दोनों गोलों में, मान लो ये गोला अपना ए है और ये बी, ये पहला पृष्ठ है जिसे पी बोल रखा, गोले का पहला पृष्ठ, और ये बी गोले का पिछला पृष्ठ है जिसे हमने क्यू नाम दे दिया। कोई दिक्कत? दो गोले हैं ए और बी, गोले का जो ये वाला पृष्ठ है इसको हमने पी नाम दिया, और बी गोले के पिछले वाले पृष्ठ को हमने क्यू नाम दिया। ये दोनों ज्वाइंट रखे हैं। कैसे रखे हैं? भले ही मैं अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए केवल अलग अलग बना रहा हूँ, लेकिन ये ज्वाइंट हैं। ऐसा आप सोचिए कि ये कैसे हैं? ज्वाइंट रखे, ठीक? अब मेरे पास एक कोई चार्ज की हुई, हमारे पास एक कोई चार्ज की हुई छड़ है जिस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज है? मैंने उस छड़ को किसी प्रकार चार्ज किया होगा और वो एक धनावेशित छड़ है। अब मैंने क्या किया, इस गोले के पास एक धनावेशित छड़ लेके आई। कैसी छड़ लेके आई? मतलब जो जिस पर पॉजिटिव चार्ज था। अब जैसे ही हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेके आए, तो ये बताइए इस गोले में जितने सारे पॉजिटिव होंगे उन पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव है, और इस गोले में जितने पॉजिटिव होंगे उन पे क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जितने नेगेटिव होंगे उन पे क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। मतलब नेगेटिव जो चार्ज होंगे वो इस पी सरफेस पर आके चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल के कारण। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, इसके अंदर चार्ज तो होंगे ही होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव होंगे। अब ये बाहर से हम एक पॉजिटिव छड़ लेके गए, एक पॉजिटिव रॉड लेके गए, तो पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, तो जितने नेगेटिव होंगे उसको तो ये छड़ क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी, और जितने पॉजिटिव होंगे उनको रेपल कर लेगी। तो वो सारे पॉजिटिव किधर भाग जाएंगे? क्यू सरफेस की तरफ भाग जाएंगे या नहीं भाग जाएंगे? बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हम जानते हैं दो चार्जों के बीच सदैव फोर्स कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि वो समान चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रेपल करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। और हम जानते हैं हर बॉडी के पास पॉजिटिव निगेटिव समान संख्या में होती है। तो इस गोले के पास भी जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे, जितने पॉजिटिव होंगे उतने निगेटिव होंगे। जब ये दोनों गोले ज्वाइंट रखे हैं, जब हम इस गोले के पास एक पॉजिटिव रॉड लेके आए, तो इस गोले के अंदर जितने नेगेटिव थे वो क्या हुए? अट्रैक्ट हुए। मतलब अट्रैक्ट हुए तो इस सरफेस की ओर भागे, छड़ की ओर भागे, और जितने पॉजिटिव थे वो रेपल हुए तो दूर की ओर भागे, तो दूर की ओर भागे तो वो कहाँ पहुंच गए? बी गोले के क्यू सरफेस पर पहुंच गए।
बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, अगले चित्र में ध्यान दीजिएगा, अगले चित्र में मैंने क्या किया, ये तो चित्र बी था, ये चित्र सी था। मैंने अगले चित्र में क्या किया, रॉड को हटा दिया। अब जब रॉड को हटा दिया और गोलों को अलग अलग कर दिया, ये दोनों संपर्क में रखे थे, मैंने क्या किया कि अगले चित्र में मैंने रॉड को भी हटा दिया और दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों गोलों को अलग अलग कर दिया तो ये जो चार्ज था गोले बी पर, जो क्यू सरफेस पर, वो पूरे में फैल जाएगा, पूरे में फैल जाएगा, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरे गोले पर फैल गया यही चार्ज। और इस पर कौन सा फैल जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब देखिए, ये देखिए, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव। ये गोला ए था, ये समान रूप से फैल गया। अब ये क्या हो गए, चार्ज हो गए। देखिए ये चार्ज हो गए कि नहीं हो गए। ये अपना इंडक्शन मेथड है। कौन सा मेथड है, इंडक्शन मेथड। समझ में आया, क्लियर हुए। मतलब इंडक्शन मेथड में आप बिना टच किए हुए किसी गोले को चार्ज कर सकते हैं। इसको देखिए, मैंने कहाँ टच किया, रफ किया नहीं किया, मैंने इसको रफ नहीं किया, लेकिन इस पर चार्ज आ गया। कैसे आ गया, मैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया, वो उसके संपर्क में ले गए, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ और रिपल्सन हुआ। अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव सारे पी सरफेस पर भाग गए और जो पॉजिटिव थे वो क्यू सरफेस पर भाग गए। बात समझ में आई। तो मैंने ये आराम से क्या किया कि हमने इसको आराम से इंडक्शन मेथड द्वारा चार्ज कर। अब यहाँ पर तो दो गोले थे, अगर बाई द वे एक गोला हो, यहाँ पर तो दो गोले हैं। अब तुम्हारे अंदर क्वेश्चन आया कि सर अगर एक गोला हो तो उसे कैसे चार्ज करें। तो एक गोला होगा तो उसे भी हम सिंपल तरीके से चार्ज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हम लोग। ये बात, ये इंडक्शन मेथड समझ में आया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। ये है अपना इंडक्शन मेथड। आइए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ध्यान से, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक। इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड देखिए, इंडक्शन मेथड क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है आपके सामने कि क्या किसी गोले को आप बिना टच किए हुए आवेशित कर सकते हो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो इसका ही मैं जवाब देने जा रहा हूँ कि हम किसी गोले को बिना स्पर्श किए हुए कैसे चार्ज करेंगे। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक कोई गोला है, देख रहे हो, ये हमारे पास एक कोई गोला है, इस गोले के पास नेट चार्ज क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसके पास जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव। मैंने क्या किया, ये चित्र ए है, मैंने क्या किया, चित्र एक और बनाया, इस गोले में नेट चार्ज क्या है, 0, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। और यहाँ पर मैं एक नेगेटिव छड़ ले गई, भाई मेरा मन है जो चाहे वो छड़ ले जाए, तो मैं यहाँ पर नेगेटिव छड़ ले गई, जिस पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज था। एक नेगेटिव रोड रहे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज था। अब इस गोले में देखिए, इस गोले में जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो सब रेपल करेंगे। रेपल करेंगे तो मान लो ये क्यू सरफेस है गोले की, ये पी सरफेस, तो वो सारे नेगेटिव कहाँ जमा हो जाएंगे, क्यू सरफेस पर। और पॉजिटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो वो कौन सी सरफेस पर हो जाएंगे, पी सरफेस पर हो जाएंगे। अगली चित्र में मैंने क्या किया, जरा ध्यान दीजिए, अगली चित्र में मैंने क्या किया, ये तो हम जाने पी क्यू पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये अपनी नेगेटिव रॉड थी, ठीक है, कोई दिक्कत। मैंने क्या किया, अगले चित्र में इस सरफेस को, क्यू सरफेस को एक तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया, जब इसको तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया तो जितना नेगेटिव चार्ज था वो तार के द्वारा कहाँ चला गया, पृथ्वी में। और मैंने रॉड को क्या किया, हटा दिया। रॉड को जब हटा दिया, इसे पृथ्वी से संपर्कित करके और रॉड को हटा दिया, तो इस पर बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, पृथ्वी में। तो अब जब इस पर पॉजिटिव चार्ज बचा तो वही पूरी सरफेस में क्या करेगा, फैल जाएगा समान रूप से। और ये देखिए बिना टच किए हुए गोला चार्ज हो गया। समझ में आया मेथड, क्लियर हुए। मैंने एक तार लगाया सिंपल सा, क्योंकि तार के द्वारा चार्ज के चलने के लिए एक माध्यम तो चाहिए ही चाहिए भाई। अगर चार्ज के चलने के लिए माध्यम नहीं होता तो हमें तार की जरूरत थोड़ी पड़ती, तो फिर हम वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बना लेते, कहीं भी चार्ज ले जाते हवा में और जहाँ चाहते वहाँ बल्ब जलाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा इंडक्शन मेथड पूरा क्लियर हुआ। ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी है, क्या किसी गोले को आप बिना स्पर्श किए हुए आवेशित कर सकते हैं? तो उसका जवाब आपको मिल गया, हम आवेशित कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुए ये चीज? चलिए अब हम लोग एक और मेथड देखते हैं। आइए एक और मेथड देखते हैं, कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। ये होता है आपका चालन विधि। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा हम लोग कैसे आवेशित करते हैं गोले या किसी धातु को, चालन विधि द्वारा। तो चालन विधि आए दिन हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ये कोई पॉजिटिव चार्ज गोला है जिस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और हमारे पास या नेगेटिव चार्ज है, जैसा भी मानो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसा भी मान सकते हो। बहुत तो देखिए कंडक्शन मेथड समझिएगा। हमारे पास एक गोला है, उस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और हमारे पास एक और गोला है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब आवेश रहित है। तो नेट चार्ज क्या है? 0। लेकिन इस पर चार्ज है, इस पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज होने का मतलब ये है कि इस गोले पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी या नहीं होगी? क्योंकि मैंने कल ही बताया था प्रत्येक बॉडी पर सेम चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि पॉजिटिव का मान बढ़ जाता है। और जब किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसका मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गए हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का दबाव है, प्रेशर है, इलेक्ट्रॉन का दाब बहुत अधिक है यहाँ पर। अब मैंने इस गोले को, आवेशित गोले को, एक तार द्वारा अनावेशित गोले से जोड़ दिया। अब इलेक्ट्रॉनों के दबाव के कारण क्या हुआ? इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉनों के दबाव के कारण इस पर दबाव ज्यादा है, इस पर तो कोई दबाव है नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों के दबाव के कारण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे इस तार के माध्यम से, और इलेक्ट्रॉन तब तक यहाँ से यहाँ तक जाते रहेंगे जब तक कि दोनों पर आवेश समान नहीं हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन दाब दोनों पे समान नहीं हो जाएगा, और इस पर भी इलेक्ट्रॉन उतने ही पहुंचेंगे जितने इस पे होंगे। मतलब चार्ज बराबर जब तक नहीं हो जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मूव करता रहेगा। ये है कंडक्शन मेथड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इलेक्ट्रॉन दबाव के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा है, अब जगह उसमें सीमित है, तो भाई निकलने का तो प्रयास करेंगे, लेकिन कोई मीडियम था नहीं तो नहीं निकल पा रहे थे। जब हमें इन्हें एक तार द्वारा संपर्कित कर दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स दबाव के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचते रहे। कब तक जाएंगे? जब तक कि दोनों पर आवेश समान नहीं हो। बात समझ में आएगी? क्लियर बात है? जैसे एक सिंपल एग्जांपल मान लो तुम्हारे पास दो नली हैं, एक नली में बहुत ज्यादा पानी है, एक नली में बिल्कुल पानी नहीं है। अगर हम उससे ज्वाइंट करेंगे तो नली में और उधर बंद कर दें नली को। भाई एक नली है तुम्हारे पास, ये एक नली, ये एक पाइप और एक पाइप ये, ठीक है। इस पाइप में बहुत ज्यादा पानी है, ठीक, इस पाइप में बहुत ज्यादा पानी है। अभी ये बंद है पाइप, और एक पाइप ये है, ये इधर से बंद है लेकिन इधर से खुला है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस पाइप को खोलेंगे वैसे ही इसमें पानी के दबाव होने के बाद इसमें पानी जाना स्टार्ट कर देगा। और कब तक जाता रहेगा? जब तक कि दोनों में पानी बराबर नहीं होगा। बात समझ में आई? ये है अपना कंडक्शन मेथड। तो क्लियर हुए कंडक्शन मेथड क्या है, इंडक्शन मेथड क्या है और फ्रैक्शन मेथड क्या है। फ्रैक्शन मेथड तो आप जानते ही हो कि जब दो वस्तुओं को अनुकूल परिस्थितियों में एक दूसरे से रगड़ा जाता है तो एक वस्तु पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन मूव करने के पीछे कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का कण होता है। अगर मैं इन सारी बातों को साफ शब्दों में कहूँ तो विद्युत के लिए सबसे जो जिम्मेदार कारक है वो कौन है? आवेश। और आवेश का सीधा मतलब किससे है? इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि यही चलने का काम करता है, इसी के रूप में आवेश आता है। समझ में आई बात? क्लियर हुए?
यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो चार्ज आएगा किसी भी बॉडी पर Q चार्ज जो आएगा वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 या 3 या 4 या 5। समझ में आई बात? जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं, देखिए मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ध्यान देना है। ये 2-3 मेथड थे चार्जिंग के, वो आपको समझ में आए या नहीं आए? क्लियर आ गए? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। हमारे पास कोई एक धातु का सिक्का है, कोई एक मेटल है उसका सिक्का है। अब मेटल है, धातु है, तो उस पर चार्ज तो होगा ही, लेकिन नेट चार्ज क्या होगा? 0, हम जानते हैं। अब हमसे ये बोला गया कि उस धातु के सिक्के से 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। उस धातु के सिक्के से कितना इलेक्ट्रॉन निकालिए? 7 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। बताइए सिक्के पर कितना आवेश बचा और कैसा आवेश बचा? बताइए सिक्के से कितना आवेश निकला और उसकी प्रकृति कैसी होगी? बात समझ में आई? धनावेशित हो गई। समझ में आ रहा क्यों? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो भाई पॉजिटिव हो गया। अब कितना आवेश निकाला गया उसको हम सिंपली हल कर सकते हैं। n बराबर हमने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 7। और E बराबर तो हमें पता ही होता है, ये तो फंडामेंटल चार्ज है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से हमें सूत्र पता है, Q बराबर क्या होता है? आप जानते हो। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो Q बराबर n की जगह क्या? 7 इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो Q बराबर ये हुआ 7 6 42, 7 एकम 7 1 8 इंटू 10⁻⁻19। वो सॉरी 7 6 42, 7 एकम 7 4 11, 11.2 इतना आवेश होगा। इतना आवेश निकाल लिया। समझ में आई बात? अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन आपसे और कर रहा हूँ मैं, आपको बताना है, ठीक है ना? ध्यान दें। न्यूमेरिकल समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? बिल्कुल। एक और मैंने जनरली क्वेश्चन किया चार्ज के बारे में। अब तो क्लियर हो गई ना? कोई डाउट तो नहीं है ना चार्ज के बारे में? पक्का श्योर हो ना? ठीक। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ। मैंने ये कहा क्या किसी बॉडी को, मैंने आपसे क्या कहा, क्या किसी बॉडी को 6.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश दिया जा सकता है? आवेश दिया जा सकता है। मैंने आपसे क्वेश्चन बोला, मैंने आपसे क्वेश्चन किया क्या किसी बॉडी को 6.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश दिया जा सकता है? तो सिंपली आपको हाँ और ना में जवाब देना। बताइए दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है? बताइए। दिया जा सकता है तो इसका तर्क दीजिए क्यों? अगर दिया जा सकता है तो फिर उसका रीजन बनाइए कैसे? अगर इसको चार्ज इतना दिया जा सकता है तो उसका रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल के आएंगे, निकल के आएंगे, ठीक है, और उनकी संख्या याद करने की। वो तो सही है, लेकिन आप एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे। आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जो चार्ज आता है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के रूप में आता है। या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या डॉट 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 एन, मतलब कभी भी पॉइंट में आवेश मूव नहीं करेगा। आवेश को हम बांट नहीं सकते। आइए तो हम चेक कर लें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी आ रही है। Q बराबर हमें दिया कितना है? 6.4 गुणा 10⁻⁻19। कोई दिक्कत? n बराबर हमें ज्ञात करना है। E बराबर हम जानते हैं 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अगर n का मान इंटीजर आया, इंटीजर का मतलब पूरा आया, तो हम कहेंगे कि चार्ज दे सकते हैं, और अगर पूरा नहीं आया तो हम कहेंगे चार्ज नहीं दे सकते हैं। सिंपल सी बात है। हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हमने कंसेप्ट ये पढ़ा है कि अगर पूरा नंबर आता है तो चार्ज दे सकते हैं, अगर पूरा नहीं आता तो चार्ज नहीं दे सकते। इतनी बात समझ में आई? तो अब मैंने यहाँ से चेक किया तो Q बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? हमें n निकालना है तो n बराबर क्या होगा? Q/E। पक्षांतर कर दिया। Q का मान कितना है? 6.4 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का मात्रा कूलम, तो Q दिया गया था। और नीचे इसका मान तो आप जानते ही हो कितना होता है। इससे ये कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट में 16 चौका, तो n बराबर कितना आया? मतलब दे सकते हैं चार्ज। आप समझ में आया क्वेश्चन? यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ इतना चार्ज दिया जा सकता है। अगर यही आ जाता 4.5
तो आप क्या कहते हैं? चार्ज नहीं दिया दिया। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछना। लेवल वही है, क्वेश्चन वही है, लेकिन तरीका पूछने का बहुत अलग है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन तो वही, मैंने कुछ नया तो किया, लेकिन तरीका बहुत अलग है। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे आप लोग। चलिए लिखिए जल्दी से, फास्ट लिखिए, करके दिखाना आपको एक क्वेश्चन। जल्दी से करिए, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, लिखिए जल्दी। एक ऊन के टुकड़े को, एक ऊन के टुकड़े को, एक ऊन के टुकड़े को पॉलीथिन से रगड़ा जाता है। एक ऊन के टुकड़े को पॉलीथिन से रगड़ा जाता है। एक ऊन के टुकड़े को पॉलीथिन से रगड़ा जाता है, तो रगड़ा जाता है तो पॉलीथिन पर रगड़ा जाता है तो पॉलीथिन पर -3 × 10⁻⁷, तो पॉलीथिन पर -3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ जाता है। तो पॉलीथिन पर -3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ जाता है। बताइए, तो पॉलीथिन पर -3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ जाता है। बताइए, बताइए नंबर ए, बताइए नंबर ए, नंबर ए, 2 क्वेश्चन बताऊं, बताइए नंबर ए, नंबर ए में लिखिए, इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में स्थानांतरित हुए? इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में स्थानांतरित हुए? इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में स्थानांतरित हुए? इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में स्थानांतरित हुए? नंबर बी, क्या इस प्रक्रिया में द्रव्यमान, ब्रैकेट में द्रव्यमान को संहत भी बोलते हैं, क्या इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ? क्या इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ? क्या इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ? और हुआ तो कितना हुआ? और हुआ तो कितना हुआ? चलिए भाई बताइए, कोई करेगा? करके दिखाएगा कोई? जल्दी से सोच के बताइए, टाइम नहीं लॉस करना है। बताइए। मैंने क्वेश्चन में बताया, एक ऊन के टुकड़े को पॉलीथिन से रगड़ा गया है, तो पॉलीथिन पर -3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ गया है। ठीक है ना? अब वो कह रहा है बताइए इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में गई, और कह रहा है क्या इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ, और हुआ तो कितना हुआ? चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तुम लोगों से नहीं होगा, दिमाग है तो कर लोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए। अच्छा इधर देखिए, ये मान लीजिए ऊन है, ठीक है, और ये हमारी पॉलीथिन है, ठीक है, पॉलीथिन है। ऊन के टुकड़े को किससे रगड़ा गया? शुरू में ऊन पर चार्ज क्या होगा? पॉलीथिन पर भी क्या होगा? इसका मतलब इस पर जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही क्या होंगे? अब कह रहा है कि जब रगड़ा गया तो ऊन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, 3 × 10⁻⁷। नेगेटिव आने का मतलब यहाँ पर शुरू में तो दोनों चीजें बराबर होगी। अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पर पहुंचे होंगे, तभी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो ऊन पर पॉजिटिव आया होगा। तो इसका मतलब पता चला इलेक्ट्रॉन किस पदार्थ से किस पदार्थ में गए?
ऊन से कहाँ गए, पॉलीथीन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये तो उसका चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन कण है तो उसके पास द्रव्यमान भी होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखो कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान था 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg। ये पेपर में आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 kg, बहुत छोटा होता है। अब वो ये कह रहा है क्या इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो अपना द्रव्यमान क्या छोड़ जाएगा, वो भी साथ लेके जाएगा। आप कहीं जाओगे तो क्या खुद आत्मा चली जाएगी, आप रह जाओगे नहीं ना, जहाँ आप जाओगे वहां आपका द्रव्यमान जाएगा। तो इसका मतलब इस प्रक्रिया में द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ है। अब हुआ है तो कितना हुआ है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितने गए। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, अगर मान लो 10 इलेक्ट्रॉन गए तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन गए कितने। तो इसके लिए हमें पता है कि हमें चार्ज दिया गया है, पॉलीथीन पर कितना चार्ज आया है, 3 गुणा 10 की घात 7 इतना चार्ज आया है। ठीक, अब n बराबर हमें निकालना है, E बराबर हमें पता होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस। अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो n Q बराबर सूत्र क्या होता है, n ही। जब हम देखेंगे तो n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। तो n बराबर Q की जगह 3 रखो या रखो, वो तो केवल प्रॉपर्टी बताता है, माइनस 3 गुणा 7 और नीचे 1.6 गुणा 10 की घात माइनस। अब इधर देखिए n बराबर, यहाँ से पॉइंट हटाया ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, ये 30/16 इंटू 10 की घात 7, 19 नेगेटिव में है, पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव में, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, हो जाएगा 26। तो n बराबर अगर डिवाइड करेंगे 16 एकम 16 बता के 14 पॉइंट लगाया।